बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने टाइम पीरियड एजम्पशन की बात की थी कि बिजनेस लाइफ जो है इनटू इकोनॉमिक जो लाइफ होती है उसको हम आर्टिफिशियल टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। और इसी तरह से expenses must be matched with the revenue in which they helped out to generate that revenue। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो है वो एक ही पीरियड में होने चाहिए। जिस पीरियड का हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंसेस भी उसी पीरियड के ही होने चाहिए। एंड दैट शुड बी इन द पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन विच वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। So on the basis of prior information then there arises the need for the adjusting entries। तो एडजस्टिंग एंट्रीज की जो है नीड अराइज हो जाती है या क्यों हम करते हैं, ताकि रेवेन्यूज को और एक्सपेंसेस को हम इन पर्टिकुलर पीरियड में रिकॉग्नाइज कर सकें। अच्छा, जैसा कि हमने ट्रायल बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट जो ट्रायल बैलेंस बनाया था उसमें उन एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज कर लिया जाए जो कि अब इनकर्ड हो चुके हैं, और उन रेवेन्यूज को जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाए जो अब तक नहीं हो चुके हैं, जिनको अब तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, ताकि हम जो नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो यूज हो उनमें, और हमने जो अब इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बनानी है उसमें अप टू डेट इंफॉर्मेशन इस्तेमाल होनी चाहिए। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द एडजस्टिंग एंट्रीज? बेसिकली जनरली हमारे पास दो किस्म की एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, डिफरल्स एंड एक्रूअल्स। तो इस वीडियो में हम डिफरल्स को डिस्कस करते हैं और वन बाय वन जो है मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी। तो पहले हम बताते हैं कि डिफरल्स होते क्या हैं। सो डिफरल्स जो है ये वो एक्सपेंसेस या वो रेवेन्यूज हैं जिनकी पेमेंट्स इन टर्म्स ऑफ कैश प्रायर ऑफ देयर रिकॉग्निशन हो चुकी होती है। ठीक है, डिफरल्स एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं और डिफरल्स जो हैं वो रेवेन्यूज भी हो सकते हैं। तो अभी तक हमने इनको एज एन एक्सपेंस और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ होता बिफोर द एडजस्टिंग एंट्री, लेकिन इनकी इन टर्म्स ऑफ कैश पेमेंट्स हो चुकी होती हैं, कैश एक्सचेंज हो चुका होता है। तो इनकी जो एग्जांपल्स एक्सपेंसेस में है वो हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, और इनकी जो एग्जांपल्स रेवेन्यूज में है वो हमारी अनअर्न्ड रेवेन्यूज होती हैं। तो इनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी कैश पेमेंट हो चुकी होती है बिफोर ऑफ देयर रिकॉग्निशन एज एन एक्सपेंस, यानी कि पेमेंट कैश की हो चुकी है, अब हमने उनको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है थ्रू एडजस्टिंग एंट्री। तो इनकी एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, जिस तरह प्रीपेड इंश्योरेंस है, सप्लाईज है, एडवर्टाइजिंग है, रेंट है, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स। ये प्रीपेड हैं, यानी कि इनको हम इन टर्म्स ऑफ कैश पे कर चुके होते हैं। और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो हमें बेनिफिट दे रहे होते हैं ओवर मल्टीपल पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कैश की पेमेंट्स हो चुकी है लेकिन वो हमें बेनिफिट देंगे ओवर मल्टीपल पीरियड ऑफ टाइम। सो जो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, जो टाइम पीरियड गुजर जाएगा, तो उसके मुताबिक हमारी वो प्रीपेड पेमेंट्स जो है वो एक्सपायर हो जाएगी और थ्रू एडजस्टिंग एंट्री हम उनको एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। तो आज जैसे आपको एग्जांपल नजर आ रही होंगी, प्रीपेड इंश्योरेंस, सप्लाईज, एडवर्टाइजिंग, रेंट, प्रीपेड रेंट, बिल्डिंग, तो ये आपको एसेट की एग्जांपल नजर आ रही है। इसका क्या मतलब है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं वो इनिशियली एसेट के अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, इनिशियली वो हमारे एसेट के अकाउंट में, और जो जो वो एसेट एक्सपायर होता जाता है, इस्तेमाल होता जाता है, तो फिर हम उनको एक्सपेंस के रिकॉर्ड में लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो क्या होते हैं इनिशियली वो एसेट के अकाउंट में होते हैं, बिफोर यानी कि बिफोर एडजस्टमेंट जो है वो डेबिट साइड पर, एसेट के डेबिट साइड पर हमें नजर आ रहे होते हैं। और थ्रू एडजस्टिंग एंट्री हम उनको इस बैलेंस को
माइनस करते हैं, कम करते हैं थ्रू क्रेडिट एंट्री, और फिर जो है वो एक्सपेंसेस के अकाउंट में चले जाते हैं उनकी डेबिट साइड पर। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो इनिशियली एसेट के अकाउंट में आते हैं, सो वी कैन यूज देम थ्रू ओवर ए मल्टीपल टाइम पीरियड। और जब हम मल्टीपल टाइम पीरियड पे इस्तेमाल कर सकते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एडजस्टिंग एंट्री के थ्रू हम जो है उन एसेट्स को कन्वर्ट करते हैं टू द एक्सपेंस अकाउंट। सो हमारा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है, और हमारा जो डेबिट क्रेडिट रूल्स है, तो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होता है जब हम उसे डेबिट करते हैं। तो हमारी डेबिट, जब हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो डेबिट थ्रू डेबिट एंट्री हम एक्सपेंस अकाउंट को इंक्रीज करेंगे, और चूंकि हमारा एसेट का अकाउंट डिक्रीज हो रहा होता है, तो हम एसेट के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो इसमें ये एक एग्जांपल अब हम देखते हैं कि पायनियर एडवर्टाइजिंग इनकॉर्पोरेशन परचेज्ड सप्लाईज $2500 ऑन अक्टूबर 5 अक्टूबर को जो है उन्होंने, इस कंपनी ने जो है $2500 की सप्लाईज परचेज की। तो सप्लाईज क्या है, हमारे एसेट है। तो Pioneer recorded the purchase by increasing the asset supplies. This account shows a balance of 2500 in October 31st. Trial balance. An inventory count at the close of the business on October 31st reveals that 100 of supplies are still on hand. 2500 की सप्लाईज खरीदी गई थी, तो ये हमारे एसेट के अकाउंट में 2500 का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है। लेकिन जब अक्टूबर 31st को मंथ खत्म हो रहा है, तो हमारे पास 1000 की सप्लाईज ऑन हैंड है। ऑन हैंड मीन द अमाउंट्स दैट स्टिल वी आर हैव ऑन आवर हैंड, स्टिल वी कैन यूज देम। तो सप्लाईज मींस कि हमारा एसेट है, इस एसेट को हम मल्टीपल टाइम पीरियड में यूज कर सकते हैं, लेकिन जिस अकाउंटिंग पीरियड में जितनी सप्लाईज इस्तेमाल हो गई हैं, तो हम उनको एज एन एक्सपेंस अब हम रिकॉर्ड करेंगे। तो अक्टूबर 31st को जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा है, तो सप्लाईज एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, और एसेट के अकाउंट को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। सो 1500 ये किस तरह से आया, 2500 माइनस जो हमारे पास ऑन हैंड अमाउंट है उसको हमने उसमें से माइनस कर दिया, तो 1500 का एक्सपेंस हमारा मीन्स के 1500 की सप्लाईज हमारी इस्तेमाल हो गई हैं। तो जो एसेट इस्तेमाल हो जाता है वो अब एक्सपेंस बन जाता है। 1500 की सप्लाईज इस्तेमाल हो गई, वो एक्सपेंस बन गया, और हमारा एसेट जो है 1500 की अमाउंट से कम हो गया। अब इसमें देखें हमारा किस तरह से ये हमारा बेसिक एनालिसिस से लेकर पोस्टिंग तक किस तरह से ये अफेक्ट होगा। तो बेसिक एनालिसिस में देखें कि एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे इंक्रीज हो गए हैं बाय एन अमाउंट ऑफ 1500, एंड द एसेट जो है वो डिक्रीज हो गए हैं बाय एन अमाउंट ऑफ 1500। तो अकाउंटिंग इक्वेशन पर किस क्या इफेक्ट होगा, एसेट सप्लाईज क्या है, हमारा एसेट है, एसेट जो है वो डिक्रीज हो गया है। और दूसरी साइड पे जो हमारी एनालिसिस टेबल में क्या होता है कि हमारी स्टॉक होल्डर्स इक्विटी डिक्रीज हो गई है थ्रू सप्लाईज एक्सपेंस। तो इस वजह से हमारा सप्लाईज एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस तो इंक्रीज हुआ है बट स्टॉक होल्डर्स इक्विटी जो है वो डिक्रीज हो गई है। सो जर्नल एंट्री में हमने क्या किया, सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट एंड सप्लाईज क्रेडिट। अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, तो सप्लाईज का इनिशियल बैलेंस अक्टूबर 5 को कितना था, हमारे पास 2500 था। अक्टूबर 31st की एडजस्टिंग एंट्री किया है, ये वाली 1500 की, ये वाली एंट्री पोस्ट होके इस साइड पर आई है। तो अब अक्टूबर 31st को बैलेंस कितना हो जाएगा, 2500 माइनस 1500, तो 1000। सो दिस 1000 इज द बैलेंस अकॉर्डिंग टू आवर ऑन हैंड अमाउंट। ऑन हैंड अमाउंट कितनी थी, 1000। तो अब हमारा जो फिजिकल रिकॉर्ड बता रहा है कि 1000 सप्लाईज हैं, और अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी बता रहा है कि हमारे पास 1000 की सप्लाईज हैं। और दूसरी साइड पर जो डेबिट एंट्री है वो हमारी सप्लाईज एक्सपेंस में थ्रू एडजस्टिंग एंट्री डेबिट एक साइड पर रिकॉर्ड हो गई, और हमने सप्लाईज एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, टू रिकॉर्ड द सप्लाईज यूज्ड। ठीक हो गया। अब हमारे पास दूसरी एग्जांपल आ रही है इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस की। तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है इनिशियली हमारा एसेट का अकाउंट होता है। तो जो इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाती है वो अब एसेट के अकाउंट से निकलकर एक्सपेंस के अकाउंट में चला जाएगा। 4 अक्टूबर को पायनियर एडवर्टाइजिंग जो है वो 600 पे कर रहे हैं फॉर 1 ईयर इंश्योरेंस पॉलिसी।
Coverage began on October 1st. Pioneer regarded the payment by increasing the prepaid insurance. ठीक है, तो जब इनिशियली हमने प्रीपेड इंश्योरेंस ली है तो प्रीपेड इंश्योरेंस के डेबिट साइड पर, एसेट के डेबिट साइड पर 600 चला जाएगा। लेकिन जब हमारा ये 1 ईयर है, इट मीन्स के 600 डिवाइडेड बाई 12, 1 मंथ में कितनी एक्सपायर होगी? दैट विल बी बाय अमाउंट 600 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज इक्वल टू 50। तो 1 महीने में हमारी 50 की अमाउंट की इंश्योरेंस एक्सपायर हो गई। 600 तो पूरे 1 साल का खर्चा है, 12 महीनों का खर्चा है, तो हर महीने जो है वो हमारी इंश्योरेंस एक्सपायर हो रही है बाय एन अमाउंट ऑफ 50। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो गया, एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एसेट का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और इसका देखें हम फुल एनालिसिस, एसेट जो था डिक्रीज हो गया है और दूसरी साइड पर हमारी स्टॉक होल्डर्स इक्विटी भी डिक्रीज हो गई है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारी बैलेंस में दोनों साइड पर इक्वल इफेक्ट आ रहा है। ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। और पोस्टिंग के प्रीपेड इंश्योरेंस का इनिशियली जो था वो 600 का अकाउंट था, बैलेंस था, 50 की अमाउंट से वो जो है क्रेडिट हो गया। तो अब 550 का जो है हमारा बैलेंस हो जाएगा अक्टूबर 31 को। तो दिस 550 इज द अमाउंट दैट विल बी यूज्ड ओवर नेक्स्ट 11 मंथ्स। और इस मंथ का, अक्टूबर के मंथ का हमारा एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड हो गया। अक्टूबर के मंथ का एक्सपेंस जो है वो 50 हो गया। इसी तरह हर मंथ जितने जो जो मंथ्स गुजरते जाएंगे, हर मंथ के एंड पर ये इंश्योरेंस एक्सपायर होती जाएगी और एट द एंड ऑफ द 12th मंथ हमारी इंश्योरेंस जो है वो कम्प्लीटली एक्सपायर होके एसेट के अकाउंट से निकलकर इंश्योरेंस एक्सपेंस के अकाउंट में चली जाए। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है डेप्रिसिएशन की। अच्छा, डेप्रिसिएशन जो होती है वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स के लिए होती है। फिक्स्ड एसेट्स जो है जो जो इस्तेमाल होते जाते हैं, हम उनको एसेट के अकाउंट से निकाल, यानी कि वो एक्सपायर होते यूज होते जाते हैं, यूज होने की वजह से उनकी वैल्यू कम होती जाती है। तो डेप्रिसिएशन के थ्रू हम उनकी वैल्यू को एसेट के अकाउंट से निकाल कर एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट में एडजस्ट करते हैं। तो ये फिक्स्ड एसेट्स के लिए होता है, बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट हो गया, व्हीकल्स हो गए। तो जो मैनी ईयर ओवर अ मैनी ईयर्स जो है हम उनको यूज कर सकते हैं। इनिशियली जो है उनको हम एसेट के अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और जो जो वो इस्तेमाल होते जाते हैं तो एसेट के अकाउंट से वो निकल कर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट में हम उनको रिकॉर्ड करते जाते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ एन एसेट टू एक्सपेंस। तो एसेट के अकाउंट से जिस तरह से हमने सप्लाईज को एसेट से निकालकर सप्लाईज एक्सपेंस में डाला, प्रीपेड इंश्योरेंस को एसेट के अकाउंट से निकालकर इंश्योरेंस एक्सपेंस में डाला, तो इसी तरह से जो भी हमारा फिक्स्ड एसेट होगा उसको हम एसेट के अकाउंट से थ्रू डिप्रिसिएशन जो है वो हम एक्सपेंस में के एक्सपेंस के अकाउंट में जो है वो एडजस्ट करेंगे। So depreciation does not attempt to report the actual change in the value of the asset. यानी कि जो एसेट वो यूज हो रहा है लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन थ्रू डेप्रिसिएशन जो है हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया है कि ये अब एसेट जो है वो कितना यूज हो चुका है। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है प्रीपेड एक्सपेंसेस की। फॉर पायनियर एडवर्टाइजिंग एज्यूम दैट डेप्रिसिएशन ऑन द इक्विपमेंट इज 480 a year और $40 पर मंथ। तो पायनियर एडवर्टाइजिंग जो इक्विपमेंट यूज कर रही है उसकी जो कास्ट है वो जो जो भी कास्ट है, लेकिन वो उसको डेप्रिसिएट कर रही है 480 पर ईयर। पर ईयर मीन के 480 इज द कास्ट ओवर 12 मंथ्स। सो 480 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास जो है 40 पर मंथ हमारे पास जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। सो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? ये कॉन्ट्रा एसेट है, दैट इज जस्ट रिप्रेजेंटेड नेक्स्ट टू द एसेट। तो इसकी जो है देखें, ये हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट हो रहा है कि एसेट डिक्रीज हो रहा है थ्रू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इक्विपमेंट पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट आएगा, और स्टॉक होल्डर्स इक्विटी डिक्रीज हो रही है तो वो हमारे पास जो है माइनस हो रही है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के थ्रू।
इसी तरह ये जर्नल एंट्री हो गई। रपोस्टी में क्या है, इक्विपमेंट का ओरिजिनल बैलेंस क्या था, 5000 था। 5000 में से वो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर जो है वो 40%, $40 की अमाउंट से ये अमाउंट जो है उसकी यूज हो गई है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये हमारा एक्सपेंस का अकाउंट है। तो एक्सपेंस में डेबिट साइड पर 40 आ गया। तो इस तरह इसको अब नेक्स्ट देखिएगा, इसमें हम किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह से आते हैं। इक्विपमेंट की ओरिजिनल कीमत थी 5000। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो है वो इक्विपमेंट के अकाउंट के सब में से माइनस हो जाएगा, और अब हमारी इक्विपमेंट की जो वैल्यू बची हुई है वो 4960 है। 5000 का जो इक्विपमेंट की वैल्यू थी, और उसमें से 40 की अमाउंट की जो $40 की अमाउंट से जो इस्तेमाल हो चुकी है, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू में से वो निकल जाएगी। सो ये हमारे पास अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो अलग से अकाउंट क्रिएट किया जाता है, और उसको हम कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट कहते हैं। कॉन्ट्रा एसेट क्योंकि नॉर्मली तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि है तो एसेट का अकाउंट, लेकिन कॉन्ट्रा एसेट है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। और इसको जस्ट आफ्टर द इक्विपमेंट जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, ताकि उसकी इक्विपमेंट की एक्चुअल वैल्यू भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर हमें जाहिर होती रहे, और कितना वो इक्विपमेंट इस्तेमाल हो चुका है उसकी वैल्यू भी हमें रिप्रेजेंट होती रहे। सो दिस इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग द accumulated depreciation account, separate account into for fixed assets। इसी तरह अगर हम बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो बिल्डिंग की ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, और उस बिल्डिंग पर जितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुका होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी, और फिर हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो कि हमने फ्यूचर में मजीद इस्तेमाल करनी है। So this is called as the book value. Book value is the difference between the actual cost and the amount that has been used. That is included in our accumulated depreciation account. तो हमारे पास प्रीपेड की जो अभी तक हमने एग्जांपल्स की हैं वो इंश्योरेंस एक्सपेंस की, इनिशियली हम उसको इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस में रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह सप्लाईज हमारे हैं, एडवर्टाइजिंग है, प्रीपेड रेंट है, डेप्रिसिएशन है। रीजन फॉर एडजस्टमेंट क्या था कि ये हमने इनिशियली जो है इनको हम एसेट के अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और जो जो वो एसेट की वैल्यू कम होती जाती है, या जो जो वो एसेट इस्तेमाल होता जाता है, तो फिर हम उसको एक्सपेंस के अकाउंट में एडजस्ट करते जाते हैं। बिफोर एडजस्टमेंट हमारे एसेट्स जो हैं वो ओवर स्टेटेड होते हैं, यानी कि हमने नहीं बताया होता कि कितनी इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुकी है, कितने सप्लाईज इस्तेमाल हो चुके हैं, कितनी एडवर्टाइजिंग कास्ट यूज हो चुकी है, कितना प्रीपेड रेंट यूज हो चुका है, और कितना हमारा एसेट डेप्रिसिएट हो चुका है। तो एडजस्टमेंट से पहले हमारे ये एसेट्स के अकाउंट जो होते हैं वो ओवर स्टेटेड होते हैं, और चूंकि अभी तक हमने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं किया होता, तो हमारे एक्सपेंसेस जो है वो अंडर स्टेटेड होते हैं। थ्रू एडजस्टिंग एंट्री हम एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, और एसेट्स के अकाउंट्स को क्रेडिट करते हैं, या एसेट्स के काउंटर एसेट को हम क्रेडिट करते हैं। यानी कि इंश्योरेंस, सप्लाईज, एडवर्टाइजिंग, रेंट में तो हम डायरेक्टली एसेट्स के अकाउंट्स को क्रेडिट कर रहे होते हैं, बट इन केस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हम काउंटर एसेट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को जो है वो क्रेडिट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अनअर्न्ड रेवेन्यू की। तो यहाँ पर ही हम इस वीडियो को जो है खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अनअर्न्ड रेवेन्यू की बात करेंगे।